स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज शालिनी। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12 का चैप्टर बी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 है नोबल गैसेस का ग्रुप, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो नोबल गैसेस हैं। एक्चुअली नोबल इनको इसलिए बोलते हैं हम लोग क्योंकि ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करते और इनका नेचर कैसा है, नोबल नेचर इसीलिए कहा जाता है। लाइक नोबल एलिमेंट्स, नोबल मेटल कहे जाते हैं, लाइक गोल्ड, प्लैटिनम, वो भी किसी से रिएक्ट नहीं करते, इसलिए इनको भी नोबल गैसेस कहा जाता है। इनके और भी नाम है रेयर गैसेस। रेयर गैसेस मतलब जिनका अमाउंट कम हो। एरोजन्स, एरोजन्स का मतलब है एयर में जनरेट होने वाली या एयर में प्रेजेंट होने वाली चीजें, वही नोबल गैसेस। नोबल गैसेस तो आप जानते ही हो। एंड इसको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। इनर्ट का मतलब होता है जो किसी से भी रिएक्ट नहीं करते, जिनका नेचर क्या हो, इनर्ट हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स के नाम मैंने लिखे हैं यहाँ पे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। दीज आर द नोबल गैसेस। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है। आपने इनके नाम तो बहुत ज्यादा सुने होंगे, बट आज हम इनकी केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका शॉर्ट ट्रिक ये हो सकता है, आपको याद करना है तो हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, इस तरह से याद कर सकते हो आप लोग, वरना आपके पास और भी कोई ट्रिक हो तो उसे भी याद कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है उनका फिजिकल नेचर क्या है। तो फिजिकल नेचर में पहली चीज मोनोटॉमिक। तो स्टूडेंट्स, मोनोटॉमिक का मतलब होता है, मोनो मतलब वन, एटॉमिक मतलब एटम, मतलब एक बार में एक ही एटम एग्जिस्ट करेगा। तो हीलियम, आर्गन ये अकेले एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल एटम एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इनको मोनो एटॉमिक बोलते हैं। इसी तरह से ये कलरलेस भी है, ओडरलेस भी है, टेस्टलेस भी है। स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर है, मतलब स्पैरिंगली सॉल्युबल का मतलब होता है पार्शियली, इट इज पार्शियली सॉल्युबल, बहुत अच्छी सॉल्युबिलिटी नहीं है इसकी वाटर के साथ में। एंड नेक्स्ट इज वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो क्यों है, उसका रीजन हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि इनके आपस में एलिमेंट्स के बीच में कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती है, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग। मैं फोर्सेस की बात करूं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या बॉन्ड डबल फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, इसलिए इनके बीच में ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है। आगे चलते हैं अकरेंस पर। अकरेंस मतलब कि इनका एग्जिस्टेंस कैसा है एटमॉस्फेयर में। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका प्रेजेंट इन एयर लेस देन 1%। इसका जो परसेंटेज है एयर में बहुत कम है, 1% से भी कम है। हीलियम इज प्रेजेंट इन नेचुरल गैस। हीलियम जो है वो नेचुरल गैस में प्रेजेंट होता है, इसका अमाउंट 2 to 7% होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ज़ेनॉन एंड रेडॉन आर रेयर। इनका अमाउंट काफी कम है, ज़ेनॉन का और रेडॉन का। ज़ेनॉन, रेडॉन नेचर में काफी कम अमाउंट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज रेडॉन इज प्रेजेंट इन डीके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम। रेडियम जब डीके होता है नेचर में, आप जानते हो रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो जब डीके होगा तो उसके अंदर से रेडॉन जो है वो प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्टिव अमाउंट में फॉर्म होता है। तो रेडॉन इज प्रेजेंट इन डीके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है हीलियम के केस में इट इज 1s2। 1s2 किस लिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इसमें 1s2 कन्फिगरेशन है इसकी, तो यहाँ पे डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। बाकी सारे केसेस में एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, इसलिए वो ns2np6 ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को फॉलो करते हैं। तो नोबल गैसेस में ns2np6 है। देख लेते हैं यहाँ पे नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 10 का मतलब है 2a, मतलब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 1s2, और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2s2 2p6, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है इनमें। आयनाइजेशन एंथैल्पी स्टूडेंट्स वो होती है कि एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी, मतलब एनर्जी दे और इलेक्ट्रॉन को निकाल लें। बट आप देख रहे हो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है, स्टेबल कन्फिगरेशन है। हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड कन्फिगरेशन ज्यादा स्टेबल होती है, ये तो स्टेबल है। तो आपको जब इलेक्ट्रॉन निकालना है यहाँ पे तो आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, इसका मतलब वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्योंकि इनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। और स्टेबल क्यों है, बिकॉज ऑफ फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स।
यहाँ पे फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, इस वजह से ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो करते हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई अगर हम डाउन द ग्रुप देखें तो बढ़ता है, हर ग्रुप में ऐसा ही होता है, डाउन द ग्रुप जाते हुए एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। रीजन क्या है इसका? एटॉमिक रेडियस इसलिए बढ़ता है क्योंकि इनका शेल नंबर जो है वो एक एक करके बढ़ जाता है। यहाँ पे 1 शेल प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 शेल्स, 3 शेल्स, 4 शेल्स। तो बेटा स्टूडेंट्स, जब शेल नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ जाता है। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस एंड शेल नंबर इंक्रीजेस। शेल नंबर बढ़ने की वजह से डाउन द ग्रुप जो है एटॉमिक रेडियाई बढ़ जाता है। नाउ वी आर कमिंग टू लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस। क्या होगा? लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस अब तक कम होता था, हमने ये डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस ग्रुप्स में, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई इज ऑफ नोबल गैस, नोबल गैस का लार्जेस्ट रहता है बिकॉज ये अकेले एग्जिस्ट करते हैं। इनमें डायटोमिक मॉलिक्यूल की तरह नहीं रहता है, जैसे क्लोरीन क्लोरीन अगर डायटोमिक है तो इनका रेडियस कैसे निकालेंगे हम लोग? बॉन्डेड देख लेते हैं, दोनों बॉन्डेड है, दोनों के न्यूक्लियस से जो लेंथ होगी उस लेंथ को डिवाइड बाय 2 करोगे तो बॉन्ड लेंथ बाय 2 कर देंगे हम लोग, तो हमें एटॉमिक रेडियस मिल जाता था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो अकेले एग्जिस्ट होते हैं उनका एटॉमिक रेडियस वैसे बड़ा होता है। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने पर निकलने वाली एनर्जी, रिलीज होने वाली एनर्जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसी है? कंप्लीटली फील्ड है, इनको इलेक्ट्रॉन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इनकी टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करना है। बट अगर इसको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो आपको साथ में एनर्जी भी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए। सो इट इज हैविंग पॉजिटिव वैल्यू, मीन्स यू हैव टू ऐड मोर एनर्जी towards the atom, so because they don't have the tendency to gain electron and electron is added by supply of energy। अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हो तो आपको सप्लाई ऑफ एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। अभी हमने डिस्कस किया फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सम जनरल प्रॉपर्टीज, अब हम डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। नोबल गैसेस की केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। पहला फैक्टर ये कि इनका कंप्लीटली फिल्ड बैलेंस शेल है, इसका मतलब कंप्लीटली फिल्ड है तो ये जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए इनको नोबल गैसेस कहते हैं। तो कंप्लीटली फिल्ड इनका बैलेंस शेल है जिसकी वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। दूसरी बात, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज बहुत हाई होती है, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी काफी हाई है, उसपे ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए इतना आसान नहीं है इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई है, तो ये ऐसी रिएक्शंस भी नहीं देते हैं। थर्ड थिंग इज दे हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना भी टेंडेंसी नहीं है, इसलिए उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है। सो इन 3 प्रॉपर्टीज के ऊपर इसकी सारी प्रॉपर्टीज बेस्ड होती हैं। बट इसके आगे कुछ कंपाउंड्स भी हैं जो बनाए गए, साइंटिस्ट ने फॉर्म किए, उनको भी डिस्कस करते हैं। बिफोर 1962 ये जाना जाता था कि ये कंपाउंड्स फॉर्म नहीं करते। सो बिफोर 1962 इट वाज believed that noble gases do not form compound, कि नोबल गैसेस जो हैं उनके कंपाउंड फॉर्म नहीं होते हैं, वो कंपाउंड्स बनाते ही नहीं है। ये 1962 से पहले ऐसी थिंकिंग थी लोगों की, साइंटिस्ट की, उन्होंने ऐसे सोच लिया था। बट 1962 के टाइम पे क्या हुआ, एक साइंटिस्ट था नील बार्टलेट, उसने कुछ ऑब्जर्व किया। उसने क्या ऑब्जर्व किया? उसने PtF6 जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्लेटिनम फ्लोराइड, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसने रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ में और फिर ऑब्जर्व किया कि ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया और एक कंपाउंड बनाया इसने, प्लेटिनम फ्लोराइड ने। तो उसने सोचा कि अगर ऑक्सीजन की और जेनॉन की जो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत सिमिलर है, आसपास है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी लगती है उतनी ही जेनॉन में भी लगती है। तो उसको लगा कि अगर ऑक्सीजन रिएक्ट कर सकता है तो क्या पता जेनॉन भी रिएक्ट कर जाए, लेट्स ट्राई। तो उसने वही किया, जेनॉन की रिएक्शन कराई PtF6 के साथ में और फिर ऑब्जर्व किया कि इसके साथ भी ऐसे ही रिएक्शन हुई और जेनॉन में से भी इलेक्ट्रॉन निकल गया और एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे और कंपाउंड्स बनाए गए, बहुत सारे और कंपाउंड्स देख लेते हैं। जेनॉन क्लोराइड का +2
स्टेट में HCF2 कंपाउंड है, +4 में ये कंपाउंड है, +6 में ये कंपाउंड है, +8 ऑक्सीडेशन नंबर में ये वाले कंपाउंड हैं। इसका मतलब ज़ेनॉन जो है वो कंपाउंड फॉर्म कर रहा था फ्लोरीन के साथ में और ऑक्सीजन के साथ में, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में ये कंपाउंड फॉर्म कर रहा था। तो इससे ये पता लगता है कि ज़ेनॉन के कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ, कंपाउंड को फॉर्म किया गया। बट और एलिमेंट के साथ में जब ऐसा ट्राई किया गया, मतलब जब और एलिमेंट जो थे इसी ग्रुप के उनके साथ ऐसा ट्राई किया गया, तो जितने कंपाउंड ज़ेनॉन ने बनाए थे उतने कंपाउंड्स नहीं बने। इसका मतलब हम ये पॉइंट्स पढ़ लेते हैं इनके बारे में कि क्रिप्टन कंपाउंड्स आर फियर। क्रिप्टन के कंपाउंड बनाए गए थे वो बहुत कम थे और जनरली क्रिप्टन फ्लोराइड जो था उसको ही ज्यादा स्टडी किया गया और हमारे पास कंपाउंड नहीं थे स्टडी करने के लिए। एंड आर्गन और हीलियम जो है वो एकदम कंपाउंड्स नहीं बनाते हैं। नो कंपाउंड्स आर टिल ऑब्जर्व्ड और एक्सट्रैक्टेड, कोई भी कंपाउंड का नहीं मिला। तो स्टूडेंट इसमें ज्यादा पढ़ने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि इनके कंपाउंड्स भी बहुत लेस होते हैं, इनकी कोई खास टेंडेंसी नहीं है कंपाउंड फॉर्मेशन की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।